कनाडा का जो हाउसिंग क्राइसिस है वो काफ़ी सेंसिटिव इशू है, ख़ास तौर पे जो यंग कैनेडियंस हैं जो कि बॉर्न एंड रेज हैं यहाँ पे, उनके दिलों में तो काफ़ी इसके हवाले से एंगर है, गुस्सा है, जो कि बहुत हद तक वैलिड भी है। और वो अपना एंगर उतारते हैं इमिग्रेंट्स के ऊपर। वो समझते हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो हाउसिंग को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से बिडिंग होती है, उन्हीं की वजह से हाउस प्राइसेस अनअफोर्डेबल लेवल पे चली गई हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई, तो उस वक्त यूरोप में बहुत तबाही मची थी। ठीक है, यूरोप ऑलमोस्ट तबाह हो चुका था। उनकी 20% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, यंग पॉपुलेशन, वो मर गई थी वॉर के अंदर। तो जब वो जो फ़ौजी वापस आए, तो उनके पास ना तो घर था रहने के लिए, ना ही उनके पास कोई अपनी वेल्थ थी। तो गवर्नमेंट ने, पूरी यूरोपियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बशमूल यूके और यूरोप, उन्होंने इस बात को समझा कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनको एटलीस्ट सोशल हाउसिंग प्रोवाइड करें, इनको वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, स्टेट ओन्ड। तो उसकी वजह से सोशल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट उस वक्त शुरू हुआ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। उसी के बाद NHS शुरू हुआ, जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके में, जो स्टेट ओन हेल्थ केयर है। और पूरे यूरोप में ये चीज़ें यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो अपनाई गई। और उसी वक्त सोशल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है, ये प्रॉपर्टी स्टेट ओन है, लेकिन यू कैन लिव इन इट, आप सब्सिडाइज्ड रेंट जो है वो पे करते रहें। फास्ट फॉरवर्ड टू 1980s। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में भी ये उसी टाइम से शुरू हुआ था। कनाडा में भी आप सर्च कर लें, जो सोशल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है वो 1950 से स्टार्ट हुआ था। तो फास्ट फॉरवर्ड टू 1980s, जब यूके में मार्गरेट थ्रैचर अपनी प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आई, तो उन्होंने कहा कि यार, ये जो लोग काउंसिल हाउसेज में रह रहे हैं, सोशल हाउसिंग में रह रहे हैं, ये इस वक्त बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल सिस्टम में वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इनको हमने फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग इस सोशल हाउसिंग में रह रहे हो, तो क्यों ना तुम इसके मालिक बन जाओ। तो उन्होंने ड्रीम बेचा होम ओनरशिप का उन लोगों को कि भाई तुम्हें हम सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोन ऑफ़र करते हैं, आई मॉर्गेजेस का कॉन्सेप्ट उस वक्त शुरू हुआ। तुम ये मॉर्गेजेस ले लो, ठीक है, पे करते रहो, और इन दी एंड ये घर तुम्हारा हो जाएगा। तो उसके बाद से इन्होंने उन रेंटर्स को कर्जदार बना दिया, डेप्टर्स बना दिया। पहले वो तो रेंटर थे, अब वो उनके ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, $1,00,000 $2,00,000 या 2 लाख पाउंड जितने भी कभी वो घर था। तो नाउ दे आर ब्रॉट इनटू द सिस्टम, इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें उनके पास एक लाइबिलिटी आ गई। बैंक्स ने उसमें जो है बड़ा पैसा बनाया, क्योंकि उन्होंने ये जो मॉर्गेज की प्रोडक्ट है उसी वक्त ईजाद हुई। बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर कमाना शुरू कर दिया, और इस तरह एक पूरी जनरेशन अक्रॉस द वेस्टर्न कंट्रीज़ वो फाइनेंशियल सिस्टम में लाई गई, ताकि हम हाउसिंग को जो है शेल्टर के बजाय एज ए फाइनेंशियल एसेट ट्रीट करें। ठीक है, Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. तो उस दिन के बाद से लेके अब तक, यानी कि कोई 40-45 साल का अरसा हो गया है, हाउसिंग अब शेल्टर नहीं रहा। हाउसिंग बन गया एक फाइनेंशियल एसेट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो हैं बैंक। ठीक है, बैंक के पास एक साइकिल चल रही है कि भाई हमें नए बोरोवर्स चाहिए, जैसे जैसे नए बोरोवर्स आएंगे ये हमारा धंधा चलता रहेगा, हमारी न्यू मॉर्गेजेस इशू होती रहेंगी, पुरानी मॉर्गेजेस पे ऑफ होंगी, हम इस पर इंटरेस्ट कमाते रहेंगे, और ये लॉन्ग टर्म का गेम है जिसमें हम हमेशा पैसा बनाएंगे। तो ये बैंक्स का जो है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस पूरे सिस्टम का
बैंक्स हैं, उसके बाद आपकी अपनी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को जीडीपी ग्रोथ दिखानी है। जीडीपी ग्रोथ इज़ अ फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस डेट। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, इनकी इकॉनमी चलती ही डेट के ऊपर है। डेट इशू होगा, लोग स्पेंड करेंगे तो एसेट बबल्स बनेंगे तो टैक्स रेवेन्यू आएगा, एंड देन दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को इमिग्रेंट बनाने का शौक़ है ना, उनको कोई हमसे मोहब्बत नहीं है, उनको इस पूरी साइकिल को मज़ीद चलाते रहना है। ठीक है, अब ये जो उनके बूमर्स रिटायर हो रहे हैं, ये जब रिटायर होंगे तो इनकी पेंशन कौन भरेगा, इनका हेल्थ केयर कौन भरेगा? उसके लिए उनको वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ चाहिए। ये इनकी नेसेसिटी है, ना सिर्फ जीडीपी ग्रोथ दिखाने के लिए, बल्कि रियल एस्टेट का ये जो एक पूरा इंजन है, इसको चलाने के लिए। रियल एस्टेट वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक इकोनॉमिक इंजन है। हम दूसरे ममालिक की बात करें तो वहाँ तो वो एक शेल्टर है ना, आपकी नेसेसिटी है, लेकिन यहाँ वो एक इकोनॉमिक इंजन है। इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर इनटू इकोनॉमी। तो अब इसमें गवर्नमेंट भी पैसा बना रही है टैक्सेस की फॉर्म में। ठीक है, जो भी नया प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है कनाडा में, ख़ासतौर पे ओंटारियो में, 30% गवर्नमेंट का टैक्स होता है उसमें। यानी कि अगर $1 मिलियन का अगर आप कॉन्डो बुक कर रहे हैं प्री कंस्ट्रक्शन, $3 लाख उसमें से सिर्फ गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट चाहेगी इस कैश काउ को ख़त्म करना? ठीक है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। और बैंक्स, ऑफ कोर्स बैंक्स तो इसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, इसके अलावा सभी धो रहे हैं, लॉयर्स भी धो रहे हैं, मॉर्गेज एजेंट भी धो रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट भी धो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये जो अफोर्डेबिलिटी का ड्रामा नचाया जाता है ना, ये ऐसा ही रहेगा। ये कोई अफोर्डेबल होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें सबका धंधा चल रहा है। कोई भी नहीं चाहेगा इस धंधे को ख़त्म करना, खासतौर पर गवर्नमेंट और बैंक्स, ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई नहीं खरीदिए घर खरीदना कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम नहीं है। इट्स अ लाइबिलिटी। आपकी अपनी प्राइमरी रेजिडेंस एक लाइबिलिटी होती है, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपके पास कैपिटल है, एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड और क्वालिफाई फॉर मॉर्गेजेस, रेंट करिए और उस कैपिटल को लगाइए किसी और एसेट क्लास में, जैसे कि स्टॉक्स हैं। When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo. It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real-time level 2 market data, advanced charting tools, and professional grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms like Questrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply. ठीक है, ताकि आप उससे पैसा बनाएं, और पैसा बनाने के बाद फिर आप कैश पे घर लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो फिर बाद में मॉर्गेजेस पे लें, लेकिन डू व्हाट यू कैन अफोर्ड। डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ एंड ड्राउन योरसेल्फ इन द डेट। ठीक है, ये मेरा मैसेज है इस वीडियो में, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजीली, गो फॉर इट। अगर नहीं कर सकते तो भाई अपने आप को स्ट्रेच ना कीजिए, अपने आप को डेट में मत डुबोइए। और इन्वेस्टमेंट के और भी दूसरे तरीके हैं रियल एस्टेट के अलावा। प्राइमरी रेजिडेंस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, वो एक लाइबिलिटी है। हाँ, रेंटल प्रॉपर्टी इट्स एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और सारी चीज़ें, आपका कैश फ्लो बनता रहता है। एंड अगेन, इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग कैश फ्लो, अगर आप सिर्फ स्पेकुलेशन की बेस पे ले रहे हैं, दैन इट्स अ गैम्बल। एनीवे, पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। रियल एस्टेट।